जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट पे। देखिए बेटा, हम यहाँ पर ना एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 साइंस का। ओके, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक आपके, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके, सारे मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करूँगा, और वो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो वर्ड आपका ना बेटा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर ना। हमारे आसपास जो पदार्थ प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये कह रहा है कि जैसे हम बेटा हम अपने आसपास देखते हैं, इस पैराग्राफ में लिखा है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे अब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें ना अलग अलग वैरायटी, अलग अलग मतलब लार्ज वैरायटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिनकी शेप्स भी अलग अलग होती हैं, जिनका साइज़ भी अलग होता है, जिनका टेक्सचर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वो सब किससे मिलकर बनी हुई है बेटा? मैटर से बनी हुई है। साइंटिस्ट ने उसको नाम क्या दिया है? मैटर नाम दे दिया। जितनी भी चीज़ें आपकी यूनिवर्स में सबके सब एक पार्टिकुलर मटेरियल से मिलके बनी हुई है, उसको साइंटिस्ट क्या नाम देते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो हवा हो जो हम सांस लेते हैं, चाहे वो खाना हो जो हम खाते हैं, चाहे वो पत्थर है, क्लाउड है, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब एक जो आपकी पानी की बूंद है ना, वो भी, और एक या फिर पार्टिकल ऑफ अ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है बेटा, मतलब जितनी भी आपको आसपास चीज़ें दिख रही हैं, सारे के सारे क्या है बेटा? मैटर है। चाहे वो आपका क्या कहते हैं, रेत का एक पार्टिकल क्यों ना हो, चाहे वो आपका पानी की एक ड्रॉप क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो हवा क्यों ना हो, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल हैं, सबको मैटर की कैटेगरी में हम इन्वॉल्व करते हैं। ओके, देखो, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both have mass and volume. समझे कुछ बात? देखो, अब एक्चुअल में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपने आसपास देखी, सबका क्या होता है? कुछ मास होता है। सब क्या करते हैं? एक जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मैटर। यानी कि मैटर का मतलब हो गया एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग विच occupies space and have mass। ठीक, कोई भी चीज़ जो जगह को ऑक्यूपाई करते हो, उसको कुछ मास होता है, इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड, बेटा उसको हम मैटर कहेंगे। लिख लेंगे बेटा उसको MATTER। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मैटर के अंदर क्या होता है? मास भी होता है, उसके एक पार्टिकुलर मास भी है, और साथ के साथ क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की। ठीक है, कितनी चीज़ें वो स्टोर करके अपने अंदर रख सकता है, कितनी उसकी वॉल्यूम है। क्लियर बात है बेटा? बात समझ में आती है? वेरी गुड। क्लियर, देखो आगे बढ़ते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements, जिसको हम पंचतत्व कहते हैं। देखो, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। देखो, पहले क्या था बेटा? देखो, सबके सब जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो ना इस नेचर को जानना चाहते थे, इससे क्या कहते हैं, इस तरीके से सराउंडिंग को अपने समझना चाहते थे। तो पहले बताते जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, वो उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई कर रखा था, जैसे आप जिनको हम पंचतत्व भी बोलते हैं, जैसे हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, उनका कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो इन 5 ही तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न साइंटिस्ट हैव बीन इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो हमारे एंशिएंट ग्रीक हमारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आसपास, सारे के सारे पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न हमारे फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब क्या होता है? उनके कलर्स, साइज, टेक्सचर सबके अकॉर्डिंग बात करते हैं, और केमिकल मतलब उनके रिएक्शंस के बेसिस पर हम बात करेंगे कि मैटर को हम किस कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करें, किस कैटेगरी में हम उसको प्लेस करें। ठीक है बेटा, देखो जैसे यहां पर देखा बेटा, पहले बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की, बात करते हैं फिजिकल की। देखो क्या कह रहा है, मैटर जो है आपका, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। देखो कैसे पता चला? देखो,
देखो, एक्चुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द, देखो देखो बेटा क्या है ना, दो थॉट्स थे, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था मैटर को, कि बोला जाता है कि मैटर जो है आपका एक तरीके से कंटिन्यूस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे लकड़ी का, आप लकड़ी होती है ना, उसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूसली होते हैं, वैसे कंटिन्यूस है। लेकिन किसने बताया कि भाई जो आपके क्या कहते हैं एक तरीके से मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं, वो पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, एक्टिविटी क्या करें 1.1, ये ना मैंने बेटा आपको ना एक्सप्लेन भी की हुई है शॉर्ट्स वीडियो में, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या है बेटा, आप ना 100 ml वाटर लीजिए, उसको फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल। आपने क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है, एक गिलास में आप पानी लेंगे, ठीक है, और आपने पानी का लेवल मार्क कर देना बेटा मार्कर से, ठीक है, मार्कर से या आपका स्केच कलर जो भी आपके पास है। उसके बाद आपने एक काम करेंगे, उसमें या 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक डाल देना, तो देखेंगे आपने बेटा, आप देखेंगे कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। वैसे पानी का लेवल बढ़ना चाहिए, है ना, जब शुगर को ऐड करेंगे या हम कोई भी चीज़ पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं, जब शुगर या हम इसको ग्लास रोड से डिजोल्व कर देंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, पानी का लेवल जो है बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि मैटर जो है आपका, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट आपका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी आपको बता रखी पूरी, ठीक है, सारी आपकी एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है, देखिए बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो समझ में आ गया बेटा इस एक्टिविटी के थ्रू कि जो मैटर आपका है वो किससे बना है, पार्टिकल्स से मिलकर बना, क्योंकि आपने देखा ना बेटा, अगर पानी में आप चीनी को घोलोगे तो चीनी के पार्टिकल्स क्या करता है, पानी के पार्टिकल्स के गैप के बीच में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिजोल्व जाते हैं या हाइड कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, वहाँ चले जाते हैं, उसके बीच में स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। और ये कब जाएंगे, जब वो पार्टिकल नीचे के होंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तभी जो है मूव करेंगे आपके, ठीक है। अब ये बात आती है बेटा कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स, तो इसके लिए भी उन्होंने एक एक्टिविटी कर रखी है। इन्होंने क्या करा, 2 या 3 क्रिस्टल्स लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट के किससे के एमोनोफोर्स हम कहते हैं, ठीक है। और ml ऑफ दिस सॉल्यूशन पुट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर सॉल्यूशन। तो अगर ये एक्चुअल में ऐसे कंटिन्यूसली करते गए ना बेटा, तो देखा गया कि जो कलर है ना आपका पोटेशियम परमैंगनेट का, वो हर एक कंटेनर में देखने को मिला। तो इसका मतलब ये जो हमारे एक्चुअल में पार्टिकल्स है मैटर के, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के, वेरी वेरी स्मॉल साइज के आपके, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप इस तरीके इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा डिटोल डाल लीजिए गिलास में, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर के डिटोल वाला पानी दूसरे गिलास में डाल देंगे जो फ्रेश वाटर है, तो क्या होगा, इसकी स्मेल ना आपकी कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो, जो हमारे पार्टिकल्स है वो वेरी वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। आप देखा ना, देखो देखा ना, इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या करा, देखो ठीक है। देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है, देखो जो पार्टिकल्स हमारे मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। हमारी जो इमेजिनेशन हम सोचते हैं जहाँ तक, उससे भी बहुत छोटा है, ठीक है। कि हम सोच रहे हैं कि पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, नहीं, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो आपके होते हैं मैटर के बहुत 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 छोटे अमाउंट के होते हैं, जिनको हम जो है नेक्ड आइज से नहीं देख सकते अपनी नंगी आंखों से, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। इतनी बात क्लियर है बच्चों आपको, वेरी नाइस। अब टॉपिक क्या आता है बेटा आपका, अब हम बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर्स की कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, मैटर के पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली पार्टिकल्स होते कैसे हैं, क्या करते हैं आपका, ठीक है। देखो पहली बात, पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी 1.1, आपको याद है, पानी में जो है चीनी घुल जाती है, पानी में अगर आप दूध डालो वो भी घुल जाता है, पानी में अगर आप इंक डालेंगे वो भी घुल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पानी के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, जिसके वजह से वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। चाहे नींबू पानी बनाए, कॉफ़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उसमें आप चीनी वगैरह जो घोलते हैं, है ना, वो सब उसमें डिजोल्व क्यों हो रहा है, बिकॉज उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस है, क्या है, स्पेस। अगर सपोज कीजिए पार्टिकल्स हमारे हैं वाटर के, तो देखो बेटा इसके बीच में क्या गैप है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरे पार्टिकल जाकर के इसमें क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज कि चीनी के पार्टिकल यहाँ आ गए आपके, ठीक है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी, मतलब पहली प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखी, पहला कैरेक्टर याद करना है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, वेरी नाइस। सेकंड कैरेक्टर की बात करते हो, देखो
सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए बेटा आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक काम करना, अगरबत्ती लेना या धूप बत्ती लेना, उसको एक कॉर्नर में जला देना। आप देखना बेटा अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, जो अगरबत्ती की जो आपका स्मोक होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि भाई उसके जो पार्टिकल्स है ना, एयर के पार्टिकल्स, और जो इंसेंस स्टैक जो आप यूज़ कर रहे हो, अगरबत्ती जो यूज़ कर रहे हो, उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, है ना। अगर आप एक गिलास में पानी की एक ड्रॉप डालोगे, सॉरी एक गिलास में सपोज कीजिए आपने पानी लिया हुआ है, उसमें अगर एक ड्रॉप आप दूध की डाल दो या इंक की डाल दो, देखना इंक जो है स्लो मोशन में पूरा जो है उसमें मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस, जिसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे आप, ठीक है, ओके। ठीक है ना, ये एक्टिविटीज इस तरीके से इन्होंने दे रखी है जो मैंने आपको बताया था। देखो ठीक है, जैसे आप अपने कॉपर सल्फेट को डालने के लिए बोल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को डालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात है बेटा, ओके देन दैट्स इट। अब सुनिए बेटा आगे चलो, देखो अभी मैंने आपको बताया पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब होगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स तेज भागेंगे या स्लोली भागेंगे। आप एक काम करना, 2 गिलास लेना बेटा, एक गिलास में ठंडा पानी लेना और एक गिलास में ना गर्म पानी, यहाँ पर लेना हॉट वाटर, यहाँ पर लेना अपने बेटा कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है, पानी लेना इसमें। अब एक काम करो बेटा ना, एक गिलास में आप इंक डालना, कोल्ड वाले में भी और हॉट वाटर में भी, दोनों में। देखना किस में इंक जो बड़ी जल्दी से डिजोल्व होगी, तो आप देखोगे बेटा हॉट में जो है इंक जो है बड़ी जल्दी से डिजोल्व होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स जो है बड़ी स्पीड से मूव करते, देखो ना, वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पार्टिकल्स जो आपकी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लेकिन अगर हमें पार्टिकल्स की स्पीड को बढ़ाना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो आपकी स्पीड से मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए तो बेटा गर्म खाने की खुशबू जो आपके पूरे रूम में फैल जाती है कंपैरिजन टू द ठंडे खाने की, समझे बात, क्योंकि रेट और जो होता है ना आपका काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उन पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है जो गर्म होते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, अब यहां से बेटा उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। आपको पता है पार्टिकल्स जो इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में ना बेटा आप चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ोगे इस डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये कब होगा बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 चीज़ों का मिक्सअप हो रहा है। तो 2 चीज़ों का मिक्सअप कैसे होगा, देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास एयर है और क्या है, स्मोक है, अब मैंने धुआं कर दिया, तो अब देखो बेटा जो स्मोक है, स्मोक में पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब ये कहाँ जाएगा बेटा, आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल ज़्यादा है स्मोक के, तो ज़्यादा से कहाँ जाएगा बेटा, लो की तरफ जाएगा, जाएगा। इसका मतलब ये होता है हाई कंसंट्रेशन से आप कहाँ जाओगे बेटा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाओगे आप, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ आप जाओगे, उससे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि 2 चीज़ों का आपस में इंटरमिक्स होना, ठीक है, क्लियर। जैसे आप देखते हैं बड़ा एग्जांपल, आप जैसे अगर परफ्यूम एक कोने में छिड़का तो धीरे धीरे पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, या अगरबत्ती आपने जला दी, या खाना आपने गर्म कर दिया, ठीक है, होता है ना सर, ठीक है। ऐसा आपका लिक्विड के साथ भी होता है। लिक्विड में कैसा होगा, लिक्विड मतलब जो तरल चीज़ें हो, जैसे आपका दूध हो गया और आपका पानी हो गया ना, ठीक है। अच्छा बेटा आपने कभी देखा है, आपने ना अपने कभी बोर्ड पे मार्कर चलाया होगा अपने वाइट बोर्ड पे स्कूल में, तो अगर जैसे कभी कभार वैकेशंस पड़ जाती हैं, या सपोज कीजिए आपने सैटरडे को मार्कर से कुछ लिखा, ठीक है, आपने लिखा जैसे आपने मैटर लिखा, सपोज कीजिए आपने ना बेटा स्कूल के अपने वाइट बोर्ड पे सपोज कि मैटर लिखा आपने, ठीक है, और मैटर लिख करके आप छोड़ के चले गए उसको, आप आए अब मंडे को, ठीक है, संडे की छुट्टी थी आपकी, मंडे को आप आए, मंडे या सपोज की 2 दिन की छुट्टी होगी, तो आप देखो बेटा जो ये लिखा हुआ है मैटर है ना, इसको मिटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारा। अगर जैसे सपोज की जो साथ साथ हमने जो लिखा हुआ है
तुरंत अगर मिटाए तो बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर ये लिखा हुआ रह जाए तो अगले दिन अगर आपके 2 दिन के बाद अगर उसको आप मिटाएंगे तो उसको मिटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या तो आपको थोड़ा सा गीला कपड़ा करना पड़ता है या फिर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो इंक है ना, ये इंक डिफ्यूज हो जाती है किसके साथ? सॉलिड के साथ, बोर्ड के साथ। तो ये भी आपका डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है और गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है। गैसेस का तो एग्जांपल आपको पता है, ठीक है। अब आपको सॉलिड का भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। होता क्या है, इंक जो है डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हो जाती है उस बोर्ड के साथ, ओके। या चौक से लिखा हुआ है, 2-3 दिन के बाद उसको इरेज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसकी इरेज करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर बेटा, बात समझिए, वेरी नाइस। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और आती है पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर सपोज कीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में आपस में क्या रहती है बेटा? अट्रैक्शंस रहती है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने से क्या करते हैं? पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, ओके। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। जैसे बेटा उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है ना, दिखा रखा है इस तरीके से, ओके। क्लियर बेटा, ये एक्टिविटीज आप देख लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें एक्टिविटीज़ में। इसमें सिर्फ ये बता रखा है, सपोज कि देखो बेटा आप यहाँ पर क्लियर बात होगी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या था? अट्रैक्शंस होती है। अब ये अट्रैक्शन बेटा सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में बहुत कम होती है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, एक लोहे की कील है, लोहे की कील के अंदर से आप हाथ पास कर सकते हो बेटा? आप नहीं कर सकते ना। अगर आपकी एक वॉल्स है, दीवार है, दीवार पर अगर आप हाथ मारोगे तो क्या आपका हाथ आर पार निकल जाता है? नहीं निकल पाता ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहे हैं, उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, है ना। सॉलिड चीज़ों को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड के बीच में तो गैप होता है बेटा, है ना। दूसरा उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। लिखा देखो, लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर, ठीक है। वो डिपेंड करता है बेटा कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं एक लोहे की कील लूँ और अगर मैं चौक लूँ तो बेटा चौक में ज़्यादा फोर्स होगा या आपकी लोहे की कील में? तो लोहे की कील को तोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेरिजन टू द चौक। चौक को आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कील को आप हाथ से तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज़्यादा है, ठीक है, और उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। और देखा जाए तो बेटा सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में आपका और कम होता है, सबसे कम गैस में होता है, ठीक है। क्योंकि तभी तो बेटा आप गैस में एक तो गैप भी बहुत ज़्यादा होता है, डन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखा बेटा? मैटर्स की जो कैरेक्टर्स है, पहली बात मैटर्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। दूसरी बात दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और तीसरी बात ये है कि मैटर जो है एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करता है? अट्रैक्ट करके रखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, कोई सा मैटर हो आपका, ठीक है। अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके, तो ये बात आपने समझनी है। अब देखो बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिए बच्चे, देख क्लास। अब यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इंटेक्स क्वेश्चन क्या देखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? मैटर आपको पता चल गया बेटा अब तो, ठीक है। देखो चेयर इज अ मैटर, ये आपको पता है। एयर भी आपकी मैटर है। लव, लव तो बड़ा फीलिंग हुई ना, तो ये आपका मैटर नहीं होगा। स्मेल, स्मेल भी आपको मैटर नहीं होगा। हैट, हीट भी आपको मैटर नहीं होगा। आमंड्स क्या होता है? बादाम होते हैं, बादाम ही मैटर है। थॉट, विचार, विचार भी आपको मैटर नहीं होगा। कोल्ड बेटा, कोल्ड एक फीलिंग होगी ना, ये भी आपको मैटर नहीं होगा। लेमन आपका मैटर है। वाटर आपका मैटर है। और आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की जो स्मेल है वो भी मैटर आपके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स आपके हैं ना, वो परफ्यूम के पार्टिकल्स में प्रेजेंट है आपके, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये सारे के सारे क्या आपकी ये हमने क्लासिफिकेशन कर दी मैटर्स को, ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा रीजन बताना है आपको कि जो स्मेल होती है हॉट सिजलिंग फूड की, वो आपको दूर तक पहुंच जाती है उसकी स्मेल, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल जो आपके जब उसके आप पास जाओ तब जाके आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा रेट ऑफ जो डिफ्यूजन हमारा ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारा होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्स होना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है आपका? फास्ट होता है इन केस ऑफ हॉट फूड, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? हॉट फूड के केस में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल जो है वो फास्ट मूव करते हैं,
ठीक है, ओके क्लियर बेटा, ठीक है। दूसरी बात, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन शो। देखो कह रहे हैं बेटा, जो पानी के समुद्र में या पानी में जो तैरते हैं, तैराकर होते हैं, वो क्या कहता है, आराम से उसमें से स्विमिंग कर लेते हैं, स्विमिंग आराम से स्विमिंग पूल में आप तैर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर आप बेटा स्विमिंग पूल जाते हो तो आप क्या करते हो, तैर लेते हो आराम से उसमें। क्यों? क्योंकि भाई पार्टिकल्स के बीच में क्या गैप है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। समझ रहे हो बात को बेटा? पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा तभी तो आप जो है इजीली अपना हैंड मूव कर पाओगे पानी के अंदर। अब देखो एयर में क्या आप आराम से चल भी पाते हो, कुछ भी कर पाते हो ना, है ना, मतलब ठीक है बेटा, अपना हैंड की मूवमेंट कर सकते हो आराम से, कुछ भी कर सकते हो आप एयर में, क्योंकि उसके बीच में गैप ज़्यादा है। और अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में से आपको निकलना या कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, है ना। क्लियर बेटा? क्या आप अपनी बुक के आर पर अपने हाथ घुसा सकते हो? नहीं घुसा सकते ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। देखो मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई थी मैंने। पार्टिकल्स आपके जो है इसके बीच में स्पेस होता है, दूसरी बात पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तीसरी बात पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। डन बेटा? तो आई होप यहां तक का कौन सा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताएं। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, वेल अब बेटा बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर की। देखो बेटा, देखा जाए तो मेनली हमारे जो मैटर होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आप आसपास जो चीज़ें देखते हो बेटा किस फॉर्म में देखते हो, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा आपका, किस फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा आपका। सॉलिड समझते ठोस होगा, ठीक है, या फिर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। आपको लिक्विड का मतलब क्या होता है बेटा? तरल होता है, ठीक है, या फिर वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा बेटा? गैस की फॉर्म में मिलेगा। अभी 1 बाय 1 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको जो मैटर मिलेंगे वो 3 कैटेगरीज में मिलेंगे, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैसेस की फॉर्म में आपको आसपास मैटर देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? वेरी नाइस। अब देखो देखो यहाँ पर बता रखा है बेटा, आपके आसपास जो मैटर वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? 3 फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको जो देखो बच्चे क्लियर बात होगी बेटा। अब देखो बेटा, जितनी भी चीज़ें ना आपके आसपास वो 3 चीज़ों में मिलेंगी आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या ये जो मैटर आपके अलग अलग स्टेट्स में है, ये किस वजह से है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या आता है बेटा? वेरिएशन से। देखो ना, ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स इसमें क्या होता है? वेरिएशंस होता है, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स की अलग कैटेगरी है, लिक्विड के पार्टिकल्स की अलग तरीके से बात है, ठीक है। गैसेस के पार्टिकल्स की अलग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ओके डन, दैट्स इट। अब देखिए बात, ओके, पहले बात कर बेटा सॉलिड स्टेट की हम बात कर। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे कि सपोज कीजिए आप कुछ आर्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, पेन हो गया, बुक हो गया, निडल हो गया, है ना, और वुडन का आपका पीस हो गया, वुडन स्टिक हो गया सपोज कीजिए। इनकी आप शेप बना के देखिए बेटा, क्या सबकी सबकी शेप डेफिनेट है? क्या सबके अलग अलग बाउंड्री है? क्या सबकी फिक्स वॉल्यूम है? ठीक है, क्या होगा जब इनको हम हैमर्ड करेंगे, हैमर मतलब हथौड़े से मारेंगे, तो क्या होगा आपका? ठीक है, क्या ये डिफ्यूजन कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं? क्या इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने यहाँ पर पढ़ी। देखो सॉलिड की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है बेटा। देखो खास क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली बात देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है। जितने भी एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं सॉलिड के बेटा, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनकी शेप फिक्स्ड होती है, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आपने सपोज कीजिए एक पैन को उठा करके आपने उसको गिलास में डाल दिया है या टप में डाल दिया, कहीं पर भी डाल दोगे तो पैन की शेप चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना, शेप वैसे की वैसे ही रहेगी। और उनकी क्या होती है? एक डिफरेंट बाउंड्री होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगली पॉइंट बेटा, हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। हम इनको दबा नहीं सकते सॉलिड्स को, और सॉलिड्स बेसिकली क्या होता है? हार्ड होते हैं आपके, ठीक है। सॉलिड्स की क्या होती है? टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने की, अपनी शेप को जो है
मेंटेन करके रखते हैं जब कोई आउटसाइड फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो सॉलिड आपका टूट भी सकता है। अगर पेन आपके पास एक है, अगर आप उसको बैंड करेंगे पेन को, तो पेन क्या होगा बेटा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे पेन टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आता है बात, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपके सॉलिड्स है वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, यानी हार्ड होते हैं आपके, ठीक है। और वो अपनी शेप को जो है मेंटेन करके रखते हैं, उनकी एबिलिटी होती है। अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी है आपको, ये कह रहा है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब देखो बेटा रबर बैंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो आपको बोला गया था आपके सॉलिड वो होते हैं जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, लेकिन जब रबर बैंड की बात करें कि रबर बैंड आपका स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल खिंच जाता है ना। तो इसका मतलब अगर जब खिंच जाता है, स्ट्रेचेबल है, तो इसका मतलब सॉलिड नहीं है, होना चाहिए। देखो बेटा इसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। देखो पहले दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। आपको पता है व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार। आपको पता है मैंने आपको बोल रहा था बेटा अभी कि इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। अगर मैं शुगर और सॉल्ट की बात करूँ तो आपने देखो बेटा चीनी को या नमक को आप किसी भी कंटेनर में डालो तो उसकी शेप ले लेता है, वो ले लेता कि नहीं लेता, है ना। तो फिर इसको सॉलिड किस बात की कहेंगे हम, सॉलिड किस कैसे हो आपका, ठीक है जी, अच्छी बात है। तीसरी कैटेगरी बेटा आपने स्पॉन्ज देखा है, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। आपको पता है मैंने अभी बात की थी बेटा, सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। मतलब उनको हम दबा नहीं सकते। लेकिन जब हम फॉर्म की बात करें या हम बात करें बेटा स्पॉन्ज की बात करें, तो स्पॉन्ज तो आपका सॉलिड होता है लेकिन फिर भी कंप्रेसिबल होता है, ऐसा क्यों। चलो बेटा इसके रीज़न की बात कर। देखो पहली बात, एक रबर बैंड जो है बेटा अपनी शेप को चेंज करता है जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और अपनी शेप में वापस आता है जब उस फोर्स को हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ओके बेटा बात समझ में। देखो रबर बैंड अपनी शेप को चेंज करता है क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है, और दूसरी बात में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर रबर बैंड पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो वो आपका उसी शेप में रहेगा जिस शेप में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपने कहा बेटा कि जो शुगर होता है, सॉल्ट होता है, वो कंटेनर की शेप ले लेता है। लेकिन बेटा अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, शुगर का देखा अपने शेप ले रहा है, कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना शुगर की शेप, है ना। तो इसका मतलब उसका एक इंडिविजुअल जो पार्टिकल है, इंडिविजुअल जो हमारा क्या है, इंडिविजुअल शुगर का जो क्रिस्टल है या नमक का जो क्रिस्टल है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, समझे बात, ठीक है। ओके उसको अगर आप प्लेट में डालो, कप में डालो, तो वो सिंगल जो हमारा चीनी का दाना होगा या नमक का दाना होगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो, ठीक है बेटा, कि उस कंटेनर की शेप ले रहा है। तीसरी बात, जो हमारा स्पॉन्ज होता है बेटा वो कंप्रेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें ना माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें एयर चली जाती है, और जैसे हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपका कंप्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके जो सोफ़ा होते हैं, जो गद्दे होते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है आपका स्पॉन्ज का यूज़ किया जाता है, ओके, ताकि वो कंप्रेस हो सके। समझिए बात नहीं समझ आई। ओके सोचो अगर आपका गद्दा सीमेंट का होता तो क्या करते हैं आप, आराम से सो पाते, उसमें नहीं सो पाते ना, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। ओके आप कंफर्टेबल के लिए क्या करना पड़ता है, स्पॉन्ज का बनाना पड़ता है, ताकि उसमें से एयर जो ट्रैप हो जाए उसके अंदर, और जब उस पर बैठे तो वो एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखें, ठीक है बेटा। तो आपने सॉलिड का ध्यान रखना है। सॉलिड में क्या होता है, आपकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ये आपके नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, ना के बराबर होता है इनका कंप्रेसिबल आपका, ठीक है। और ठीक है बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चले आगे बढ़ते बेटा, अब बात करते हैं बेटा लिक्विड स्टेट की, हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। देखो कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर हो गया आपका, कुकिंग ऑयल हो गया, मिल्क जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बेटा आपके लिक्विड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। अब लिक्विड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, अगर बेटा देखो मेरे पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है, अब इस गिलास के पानी को अगर मैं कटोरे में डाल दूँ, आपको पता है कटोरे की शेप ले लेता है आपका, ठीक है। चम्मच में डालो, चम्मच की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक टप में डाल दें तो टप की शेप ले लेगा। वैसे थोड़ा सा पानी यहाँ पर तो पहली बात है ना, अगर आप ज़्यादा पानी की बात करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम सेम रहती है। अगर मेरे पास एक गिलास में 50 ml पानी है, तो अगर मैं किसी भी उसमें डालूँ कंटेनर में, तो 50 ml ही तो पानी रहेगा, ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा ना, कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, लिक्विड्स हैव
नो फिक्स्ड शेप, बट इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये क्या करते हैं बेटा, एक तरीके से कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, इसलिए इनकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। लिक्विड फ्लोज करते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड, इसीलिए इनको हम कहते हैं फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो करती है उससे हम फ्लूइड कहते हैं, और रिजिड मतलब जो हार्ड होती है आपकी, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बेटा डिफ्यूजन का सॉलिड के केस में, है ना, इंक और बोर्ड का या फिर चौक और बोर्ड का एग्जांपल, ठीक है। वैसे बेटा क्या होता है, लिक्विड भी ना आपस में डिफ्यूज होती है। देखो आपको पता है कि जो गैसेस होती हैं आपकी एटमॉस्फेयर से, वो क्या करते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं आपकी वाटर में। आपने देखा है बेटा, जो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं ना, एक्वाटिक एनिमल्स जो हमारे रहते हैं, उनको ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है बेटा, वो तो बाहर तो नहीं आते, पानी में से लेते ना। तो पानी के अंदर एक्चुअल में डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, एंड डिफ्यूजन की वजह से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपकी वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाती है, जिसके वजह से वो वहाँ से ब्रीथिंग इजिली कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ आपका एनिमल्स प्लांट्स के, ठीक है। आगे पर देखो, ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, अंडर वाटर में जो प्रेजेंस होती है डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन, उसको इनटेक करते हैं। ओके, तो वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। आपको पता है बेटा, सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होता है, और गैस गैस के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है आपका लिक्विड में, देखो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात आगे करते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, जो एक्चुअल में देखिए स्टूडेंट्स, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा होता है लिक्विड्स में, वो हायर देन होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेट स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है बेटा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आपका है वो लिक्विड में ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सॉलिड, और गैस में और ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन सॉलिड में बात करें बेटा, सॉलिड के पार्टिकल्स ना थोड़ा क्लोजली पैक्ड होता है एक जैसे इस तरीके से, तो उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है कि अपनी फिक्स पोजीशन में बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड। अब बात करते हैं बेटा गैस स्टेट की बात करते हैं। देखो देखिए सुन, अब बात करते हैं गैस स्टेट की। जैसे आपको लिखा होगा बेटा, क्या होता है आपका, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, इंक्वायर हिम फ्रॉम मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। देखो बेटा हुआ क्या, आपने देखो ना बेटा, जो गुब्बारे बेचने वाला आता है वो क्या करता है, एक सिलेंडर लेकर आता है और एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे फुला लेता है। तो ऐसा क्यों भाई, सिलेंडर छोटा सा होता है। देखो एक्चुअल में होता है क्या है, वो सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, कंप्रेस्ड में समझते हो, दबाई हुई फॉर्म में होती है, प्रेशराइज फॉर्म में होती है। ओके, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें समझ में आ गया आपको। देखिए बेटा, अब बेटा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, गैस जो होती है बेटा वो आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है कंपेरिजन टू द सॉलिड और लिक्विड कंपेरिजन में। जैसे आपको पता है बेटा, जो आपके सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है ना, आपके जो गैस सिलेंडर आप यूज़ करते हो घर में खाना बनाने के लिए, उसमें बेसिकली एलपीजी गैस होती है, और वो एलपीजी गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, तभी तो गैस ऊपर की तरफ आती है जब आप रेगुलेटर को ऑन करते हैं, अदरवाइज ऊपर आने का मतलब ही नहीं है। समझिए बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं ना जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई किए जाते हैं, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है। और जैसे आपका सीएनजी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ओके, इसीलिए बेटा हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से, गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम जो गैस हमारी है उसको हम जो एक छोटे सिलेंडर में फिल कर लेते हैं और आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है बेटा, जैसे आप किचन में जाते हो तो आपने देखा होगा व्हाट इज बीइंग कुक्ड, जो भी आपके किचन में बन रहा है वो आपकी जैसे किचन में जाते हो उसकी स्मेल जो आपके नॉस्ट्रिल्स में पहुंच जाती है, मतलब नाक में पहुंच जाती है। तो ऐसे स्मेल क्यों पहुंचती है बेटा, तो मैंने आपको बताया था इसके रीजन रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से, है ना, डिफ्यूजन की वजह से होता है ना। देखो
द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा यानी कि एरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन रिचेस एंड इवन फार्दर अवे। समझिए बात बेटा, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रिचेस अस इन अ सेकेंड्स कंपेरिजन टू द आपका कोल्ड फूड, ठीक है, विद द कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड लिक्विड। ओके, अब बात सुनो बेटा, होता है कि आपका जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल जो होती है आपके बेटा पूरी काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है आपको वो फास्ट हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर एयर में बहुत ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है आपका। क्लियर बेटा? ठीक है, आगे सुनो बेटा, क्या कह रहा है, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ठीक है, तो गैस के अंदर बड़ा एक खास प्रॉपर्टी होती है दूसरी गैसेस के साथ मिक्सअप होना, मतलब डिफ्यूजन होना। और ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही डिफ्यूजन होता है। इसीलिए बेटा क्या होता है, जैसे फूड के पार्टिकल्स का अमाउंट है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन फूड पार्टिकल्स की। अब एयर में लो कंसंट्रेशन है तो वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपको डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे आप, जब सेल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, देखो आपको पता है बेटा पार्टिकल्स की कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती गैसेस में, वो रैंडमली मूव करते रहता है आपके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को टकरा जाते हैं अपने या कंटेनर की वॉल्स के साथ आपको हो जाते हैं। ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब अगर हम बात करें बेटा प्रेशर की, आपको पता है जो आपके सिलेंडर्स होते हैं गर्मियों में उनके चांस होते हैं फटने के, अगर आपका बैड क्वालिटी का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो होता है क्या रीज़न बेटा, जो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है गैस जो आपकी एक्सपेंड कर जाती है, क्योंकि वो क्या करती है ना वॉल्स पे, मतलब सिलेंडर की वॉल्स पे क्या करती है प्रेशर लगाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और फास्ट होने की वजह से क्या होता है वो क्या करता है उसमें ब्रेक कर देते हैं उसकी वॉल्स को। ठीक है बेटा, दैट्स गुड। देखिए बेटा यहाँ पर क्या बता रखा है, सॉलिड के पार्टिकल देखो बड़ा क्लोजली पैक्ड है इस तरीके देखो, और लिक्विड में थोड़ा सा गैप है, और गैसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैप प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉलिड, ये आपका हो गया लिक्विड, और ये होगा आपका गैस। डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। देखिए बच्चे अब यहाँ पर एक इंटेक्स क्वेश्चन दे रखी है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। देखो डेंसिटी की अगर आप बात करें, डेंसिटी बड़े रो से डिनोट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दैट आपने इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, आपने अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? देखो एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, चौक है, कॉटन है, आयरन है। देखो सबसे ज़्यादा बेटा आपको पता है डेंसिटी होगी आयरन की। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद होगी बेटा चौक पाउडर की, चौक की होगी ना। चौक के बाद होगा कॉटन की, क्योंकि सारे के साथ सॉलिड क्या है, पहले आपका आयरन होगा, फिर आपका होगा चौक होगा, फिर तीसरे नंबर पर आपका आएगा कॉटन आएगा बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा आपका हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, चौथे नंबर पर आपका हनी आएगा, पाँचवें नंबर पर आपको वाटर आएगा, छठे नंबर पर आपका आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, सातवें नंबर पर आपकी एयर आएगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा आप डिफरेंस बता सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तीनों गैसेस, तीनों चीज़ों के बारे में, बेटा सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है ना, वही आपने मेंशन करना है, वो आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और उसमें आपने बताना है कौन सा रिजिड होता है, कौन सा कंप्रेसिबिलिटी होती है, कौन आपका फ्लूइडिटी फ्लो करता है, मतलब जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, फीलिंग ए गैस इन ए कंटेनर, आपको पता है गैस को अगर डालोगे तो पूरे कंटेनर की शेप ले लेगा, पूरे कंटेनर में ही वो फैल जाएगा आपका। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है कि गैसेस की ज़्यादा होती है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, सॉलिड्स की ज़्यादा होती है। तो उसके बेसिस पे आपने बता देना किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, किसको हम कंटेनर में आराम से फिल कर देगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। डन बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये कह रहा है गैस जो है आपकी कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है वेसल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो गैस को कंटिन्यूसली मूव करते थे, पहली बात तो ये हो गया, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन दैम।
ठीक है बेटा, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अगर आपको चाहिए कि बेटा इसको मैं लिख करके आपको दूँ तो वो मुझे आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको लिख करके प्रोवाइड कर दूँगा इनके आंसर्स। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट बेटा, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो आपको पता है बेटा, गैस क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, पार्टिकल्स ऑफ गैस एक्सर्ट प्रेशर या एक तरीके से एक दूसरे को हिट करते हैं, हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड हिट ईच अदर। दैट्स वाई दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है बेटा, ओके। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में जो है गैप बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, दैट्स उनको हम सॉलिड कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, और वो हार्ड भी होता है, रिजिड भी होता है। दैट्स वाई वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर वट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो क्या कह रहा है, हम इजिली जो अपने हाथ को एयर में मूव कर सकते हैं, बिकॉज एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉलिड के बीच में गैप बहुत कम अमाउंट में होता है। Particles of gas have large space between them, but particles of wood have very small space between the particles, due to which we need a karate expert. Okay. दूसरी बात बेटा, लिक्विड जनरली क्या होती हैं, लो डेंसिटी की होती हैं सॉलिड के कंपेरिजन में, लेकिन हमने देखा है कि बेटा आइस जो है आपकी वो फ्लोट करना स्टार्ट करती है पानी के ऊपर। देखो बेटा आइस की अगर हम बात करें तो आइस की बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, लो होती है कंपेरिजन टू वाटर कंपेरिजन में। ठीक है, कंपेरिजन टू वाटर के कंपेरिजन में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना बेटा, थोड़े इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट करता है वाटर के ऊपर, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और बाकी डिटेल में बेटा इसके बारे में फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो इतने आपको समझ में आ गया। डन, वेरी गुड। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, तालियां बजा लीजिए अपने लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। डन, पक्का श्योर? ठीक है बेटा, श्योर, आप क्लियर हो गया है? ओके बेटा, मैं वन शॉट वीडियो में निपटा देता हूँ। आप जो है ना, आप जो है टॉपिक वाइज जितना आप देख सकते हो उतना देख लेंगे एक बार में। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लेना नेक्स्ट टाइम पे। ओके, चलिए बेटा, अब देखिए बेटा आगे बढ़ते। देखो क्या जो आपका मैटर है, चलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बेटा कंटिन्यू करें, दैट्स गुड। अब बात करते हैं, कैन मैटर चेंज स्टेट। क्या मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? देखो अब बेटा वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आपको पता है बेटा, आपने देखा है वाटर जो तीन स्टेट्स में आपको मिलता है। एक तो सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में, गैस वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सॉलिड से मतलब आइस जो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर से अगर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो उनके बीच में मैटर के अंदर ऐसा क्या होता है, पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, और ये स्टेट में चेंज ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, देखो देखिए बच्चे, यहाँ पर बताया इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा आपको पता है, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, सपोज ये पार्टिकल्स हमारे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको गर्म करना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होती जाएगी, और वीक होने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स जो आपके रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आइस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आपका वाटर के बारे में देखा गया। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, बात को समझेंगे बड़े प्यार से। देखो देखिए स्ट्रेस, अब बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड्स का तो आपको पता है बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल से वो बढ़ जाएगी, यानी पार्टिकल जो है रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे बेटा जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, और फिर आपका सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? ठीक है, तो ये चीज़ बोलेंगे। देखो यहाँ पर द मिनिमम टेम्परेचर, ये जो डेफिनेशन बेटा आपको ये याद होनी चाहिए,
मेल्टिंग पॉइंट की। ये कह रहा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी सॉलिड के लिए, अगर एक पार्टिकुलर सॉलिड के लिए कितना कम से कम जो टेम्परेचर चाहिए जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उससे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जैसे आपको पता है बेटा, आइस आपकी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है आपकी सॉलिड से, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, ठीक है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, ये बेसिकली बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना हमें उसे हीट देना पड़ा है, कितना उसे हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ताकि वो अपने बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, तभी तो बेटा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ब्रेक कब होगा, जब उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में बेसिकली अगर देखा जाए तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होता है वो होता है हमारा 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, जैसे लगे आपका। अब बेटा ये तो आपको समझ में आ गया ना, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। बेटा जो प्रोसेस है ना आपका, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये आपका कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर रिमेन द सेम। देखो क्या कह रहा है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है, अगर बेटे कंटेनर में हमने आइस को रखा हुआ है, ठीक है, हम हीट करते जा रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता ही नहीं है जब तक पूरी आइस आपकी मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो इसका मतलब हीट कहाँ गई बेटा, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ गई, जब आपको पता है टेम्परेचर थर्मामीटर में बढ़ नहीं रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, जब तक पूरी आइस आपकी मेल्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो हमने हीट एक्स्ट्रा दी है वो गई कहाँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो देखो बेटा, यहां पर क्या कह रहा है कि देखो, अब बेसिकली बेटा क्या है ना, ये जो हीट आपके दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट्स, ठीक है बेटा। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट हमारी यूज हुई है वो क्या हो गया, स्टेट को चेंज करने में यूज हुआ, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी ना, फोर्स और अट्रैक्शन के पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने में यूज हो गई है एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट, ठीक है, जिसे हम हिडन हीट भी कहते हैं या लैटेंट हीट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये जो हीट एनर्जी आपकी होती है वो आइस आपके एब्जॉर्व कर लेता है विदाउट शोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसे कहते हैं हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट, इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली लैटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है, यानी कि ये लिखा है ना, द वर्ड लैटेंट मीन्स होता है हिडन द अमाउंट, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया तक, ओके। तो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी आपका मैटर यूज कर रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, उसके बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूज आती है, इसको कहते हैं हम लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। देखो आगे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, देखो amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, उसे कहते हैं latent heat of fusion कहते हैं। latent heat of fusion का मतलब क्या होता है कि कितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस पे उसके पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, उसे कहते हैं latent heat of fusion कहते हैं। बात क्लियर, वेरी गुड, समझा बेटे, ओके। समझ में आ गया तो आपने क्या करना है, थम्स अप कर दीजिए बच्चा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ समझे बेटा कि नहीं समझे, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लैटेंट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा ना लैटेंट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और आपको पता बेटा जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273 केल्विन ही हम लेके चलते हैं उसको, ओके। आगे सुनो बेटा,
अगर बेटा हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वाटर को, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो वाटर होता है, वाटर को जब गर्म कर रहे हैं, तो वो जब बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है ना वाटर का टेम्परेचर, जब उसको हीट करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो उस टेम्परेचर पे बाद आपका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है थर्मामीटर में, क्यों? क्योंकि उसके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी यूज हो रही है, उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। देखो पहले बात समझो, when we supply heat energy to the water, particles start moving even faster at a certain temperature. Point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature the liquid start changing into gas. देखो ये बात समझ में आई, वही बात बताई जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। होता क्या ना, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और पार्टिकल्स जो रैंडमली स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना, ठीक है। आप सुनो बेटा बात, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग क्या होता है बेटा, आपका बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क फिनोमिनन का मतलब होता है पूरे अमाउंट को ही हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर की लेयर ही जा रही है आपकी, ठीक है। जब पानी को उबालते हो तो पूरे पानी को उबालते हो ना, ऊपर के सिर्फ लेयर को थोड़ी ना उबालते आप, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझिए बात बेटा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कितने केल्विन होगा बेटा, 100 प्लस में 273, तो ये जाएगा आपका 373 केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, डिग्री सेल्सियस से अगर आप जा रहे हैं केल्विन में, तो 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ओके क्लियर। अब ये जो एक और चीज़ बेटा यहाँ पर मेंशन की थी, आपको मैंने बताया था, देखिए बेटा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब समझ में आ गया बेटा, वही चीज़ होती है, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर को अगर हम बॉयल कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं किसकी फॉर्म में बेटा, आपका गैसेस की फॉर्म में, तो जो उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है बच्ची। बात समझ में कि देखो लिखा ना आपका, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाए तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में तो हीट करना पड़ेगा, अगर वापस जाए तो कूल करना पड़ेगा आपको, ये तो पता ही है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से हम गैस में इजीली जा सकते हैं। डन, कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े, दैट्स गुड। देखिए बच्चे, अब बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, ये तो चलो बात समझ में आ गया आपको। ये तो था बेटा आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, लिक्विड से आप गैस जा रहे थे। अगर मुझे डायरेक्टली सॉलिड से अगर गैस में जाना है तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए बेटा प्रोसेस आपका है, या फिर गैस से मुझे अगर सॉलिड में जाना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है उन्होंने, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उसे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट, जैसे कपूर है, कपूर को आप जलाओगे तो बड़ा सीधा ना वो आपको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अगर सपोज कीजिए कंटेनर, एक गिलास, एक सपोज कीजिए आपने एक बिकर लिए, बिकर या मतलब सपोज कीजिए आपके पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश का मतलब क्या होता है बेटा ना, एक आपका क्ले की बनी हुई एक तरीके से, इस तरीके से होती है, ठीक है। हाँ, लैब में यूज़ किया जाता है, ओके। तो उसमें क्या, सपोज कीजिए आपने बेटा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट यानी कि NaCl दोनों को मिला दिया, और दोनों के दोनों बेटा क्या होता है आपके वाइट कलर के होते हैं। अब मुझे उनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जो क्या कहते हैं सब्लिमेशन होता है, टेम्परेचर होता है वो लो होता है, वो जल्दी से आपका सब्लाइम हो जाता है, ठीक है, और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, और जल्दी से वो ठंडा होकर डिपॉजिट भी हो जाता है, ठीक है। देखो समझ में आ गई बात बेटा, अगर आप सॉलिड से सीधा आप अगर गैस में जा रहे हो तो सब्लिमेशन कहते हैं हम, ठीक है। और अगर आप गैस से सीधा सॉलिड में आ रहे हो तो हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। देखो गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, क्लियर, दैट्स गुड, समझ की बात बेटा, वेरी नाइस। अब आता है बेटा चेंज इन प्रेशर, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा हमारे मैटर पर। बात समझ में, ओके। अब बेटा अभी आपने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा
कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, आपको पता है बेटा जो आपके अलग अलग मैटर आपके हैं वो अलग अलग क्यों हैं? बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा, देखो चलिए अब बात करते हैं प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए बेटा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं देखा, मुद्दे की बात करेंगे सीधा। देखो मुद्दे की बात ये बेटा, सपोज कीजिए आपको पता है बेटा आपको जो सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी सिलेंडर या सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, उनमें ना हाईली कंप्रेस करके डाली जाती है गैस को। ठीक है, तो कंप्रेस कब होगा? जब उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा? देखो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? हमारी जो गैस वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना है बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है। ठीक है, और जो सॉलिड हमारी होती है CO2 गैस, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है आपकी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, जैसे हम प्रेशर क्या करते हैं इसका कम कर देते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई, इसीलिए उसको हम बेटा ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज बेटा वो ना डायरेक्टली आपको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ठीक है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता आपका ड्राई आइस CO2 ना। देखो दस वी से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैस हो। ठीक है बेटा, तो अगर हमें बताना है कि पार्टिकल स्टेट के बारे में बताना है किसी भी मैटर की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके क्लियर, दैट्स इट। देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट बना के दिखा रखा है आपको कन्वर्जन्स के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कैसे कैसे क्या होता है आपका। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड होना फ्यूजन होता है, लिक्विड से सॉलिड माना सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना, गैस में उसे वेपराइजेशन कहते हैं। कंडेंस ठंडा होना, वापस पानी बनना, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये तो आपको पता चल चुका है बेटा, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट करना है हमें इसको केल्विन से, हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस। देखो बेटा जब केल्विन से सेल्सियस में करते हैं तो हम 273 को माइनस कर देते हैं। देखो 300 है, इसमें से 273 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। ठीक है, 573 में से अगर हम माइनस करें 273 को तो कितना मिलेगा बेटा आपको? 300 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ओके, और इस केस में क्या बेटा आपका ये तो बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में करता हूं हम 273 को ऐड करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? वाटर जो 250 डिग्री सेल्सियस पे बेटा किस फॉर्म मिलेगा आपको? वेपर्स की फॉर्म मिलेगा ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपराइज हो जाता है आपका, वेपर की फॉर्म में मिलेगा आपको। और 100 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में मिलेगा बेटा आपको? 100 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और वेपर फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वेपराइज होना स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपका। देखो किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। देखो बेटा जब स्टेट में चेंज आता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो हीट होती है ना वो बेसिकली क्या यूज होती है आपकी? फोर्स और अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज होती है आपकी। ठीक है, फोर्स और अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो यूज हो जाती है आपको। देखो क्या कह रहा है? सजेस्ट कीजिए कोई भी एक मेथड ताकि हम एटमॉस्फेरिक गैस को क्या सकें? लिक्विफाई कर सकें। एक काम कर सकते हैं बेटा, या तो हम टेम्परेचर को लो कर दें, लो टेम्परेचर कर दें। ठीक है, दूसरा एंड हाई प्रेशर कर दें। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर बात? वेरी गुड। ओके, अब बच्चे बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज इवापोरेशन। किसकी बेटा? इवापोरेशन। देखो अभी तक तो बेटा आपने ये पढ़ा था, देखो आपने याद भी होगा, ध्यान होगा कि अभी तक तो आपने बेटा बॉइलिंग के बारे में पढ़ा था। बॉइलिंग में क्या होता है कि पूरा पानी आपको बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम बेटा बात करते हैं जैसे इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए जैसे आपके कपड़े सूख जाते हैं आपके, है ना, धूप में, या फिर अगर आप सपोज कीजिए एक प्लेट में अगर आप पानी रख देते हैं, आप धूप में ऊपर रखेंगे तो जल्दी से वेपर हो जाती है। आपकी चाय ठंडी हो जाती है ना। और जैसा अगर परफ्यूम अपने हाथ में छिड़कते हो तो आपको ठंडा फील होता है। कूलर आपकी ठंडा हुआ देता है, डेजर्ट्स कूलर जो आपके होते हैं घर में, है ना, वो आपको ठंडे हुआ देता है।
ओके, या नेल पॉलिश रिमूवर अगर आपके हाथ में गिर जाता है, थिनर आपके हाथ में गिर जाता है तो ठंडा सा महसूस होता है। आपको देखा गर्मियों के टाइम पे छत में आप पानी डालते हो, ठीक है, रात को सोने से पहले, ताकि छत आपकी ठंडी रहे, है ना। तो ये सब आपका होता है बिकॉज ऑफ इवोपोरेशन कॉन्सेप्ट की वजह से। अब उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो देखो इवोपोरेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करें, इस तो मुद्दे पे बात करते हैं बेटा, बाकी सब तो आपको पता ही है ना। देखो देखो क्या कह रहा है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से हम इवोपोरेशन कहते हैं। इवोपोरेशन का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका जो है लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जरूरी नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट की हम बात, सॉरी जरूरी नहीं कि बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जरूरी नहीं है कि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। तो ऐसा फिनोमिनन जहां पर आपका लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, वो आपका इवोपोरेशन हो जाता है। देखिए बच्चे बात करते हैं इवोपोरेशन की, तो लिखा है द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहते हैं हम इवोपोरेशन कहते हैं। इवोपोरेशन का मतलब भाप बन के पानी का उड़ जाना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है जिसमें आपका पानी पूरा भाप बन के सारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो आपका इवोपोरेशन होता है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ये क्या करता है, भाप बन के उड़ जाता है, ओके। इसी वजह से क्या होता है, आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ओके। और डेजर्ट कूलर जो आपको ठंडी हवा फेंकता है उसके बारे में बात करते हो। देखो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक तरह से बेटा इवोपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिनन भी है, आपका सरफेस फिनोमिनन। ये बल्क नहीं होता, ये सरफेस पे होता है आपका, सरफेस, समझते हो बच्चे। अगर सपोज कीजिए आपको चाय को ठंडी करनी है तो आप क्या करते हैं, या तो उसके कटोरे में डाल देंगे, और कटोरे में डालेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और आप देखिए बेटा जब खाना आप खाते हो, अगर आप एक कटोरे में खाना खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा गर्म फील होगा, लेकिन उसी को अगर प्लेट में डाल देंगे तो आपको जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें इवोपोरेशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, जल्दी से वो ठंडा भी हो जाएगा। देखिए बच्चे, ओके, बात सुनो बेटा। अब इवोपोरेशन कुछ फैक्टर्स देखे। पहली बात, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दे, देखो लिखा ना, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा, कटोरे वाला एक एग्जांपल, ठीक है। अगर कटोरे में आप खाना खा रहे हो तो आपको गर्म ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर प्लेट में डाल देंगे तो आपका जो इवोपोरेशन फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर सरफेस एरिया हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवोपोरेशन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल दे रखा है कि वाइल पुटिंग क्लोज फॉर ड्राइंग अप, हमें उसे फैलाने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी आपको पता है पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फास्ट तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तीसरी होती है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आपको पता है बेटा जब बरसात का मौसम होता है, जब नमी होती है तो क्या होता है कि आपके कपड़े सूख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बेटा जब नमी होती है आपके एयर में, यानी कि मॉइस्चर का अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ जो इवापोरेशन हो जाएगा वो आपको स्लो हो जाएगा, जो क्या के तरीके से क्या होगा, ठीक है, इवापोरेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके। अच्छा, फिर आपने देखा होगा बेटा आपके जो घर में मोस्टली क्या करते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब दूसरी बात आपने देखा बेटा, मोस्टली जब आपके कपड़े सूखते नहीं है तो आप क्या करते हैं, आपकी मम्मा या आप जो क्या करते हो, उसको कहाँ रख देते हो, पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि हवा लगती रहे उससे। उससे क्या होता है, जब हवा चलती रहती है तो पार्टिकल जो आपके वो जो क्या है ना, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर्स मूव अवे विद द विंड और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो क्या होता है, हवा चलने से क्या होता है कि जो उसके आसपास का जो वो होता है ना बेटा, अगर हवा भी तेज चल रही है तब भी आपके कपड़े सूख जाते हैं ना, क्योंकि जो ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में वो वहाँ से दूर चले जाता है, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ जो इवेपोरेशन वो बढ़ जाता है आपका। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। मतलब आपको मैंने बताया था जो मटके का पानी होता है वो भी आपका ठंडा हो जाता है, कूलर आपकी ठंडी हवा देता है, परफ्यूम अगर आप हाथ में छिड़कोगे तो वो आपको ठंडा लगता है, ठीक है। पसीना आने के बाद अगर आप पंखे की हवा खाओगे तो आपको ठंडा लगता है, ठीक है, ओके। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ये कैसे होता है। छत में हम गर्मियों के टाइम पे पानी डाल देते हैं ताकि वो नीचे ठंडी हवा दे, क्यों करते हैं वैसा, ठीक है। देखो क्या, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड गोज ऑन इवापोरेटिंग, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। देखो बेटा होता क्या,
एक खुले बर्तन पे हमने लिक्विड को रखा है, तो बेटा ऑब्वियसली बात हो क्या करेगा, एनवायरमेंट में एवोपरेट होता जाएगा, ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। जब होता है क्या बेटा, अब अगर एक ओपन वेसल में से लिक्विड हमारा इवापोरेट हो जाता है तो लिक्विड वो क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर से यानी कि सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और क्या करती है, जो खोई हुई एनर्जी होती है ना उसको वापस लेने के लिए, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, और जिसकी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग आपका ठंडा हो जाता है, ठीक है। जो एनर्जी सराउंडिंग से लेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग आपका ठंडा हो जाएगा, ठीक है, दैट्स गुड। देखिए बच्चे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल रिमूवर ऑन योर पाम, ठीक है। अगर आप जो बेटे नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन को अगर अपने हाथ में डालते हैं, थिनर को अपने हाथ में डालते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्यों होता है, देखो ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं एसीटोन के वो एनर्जी को गेन करते हैं फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट्स काउजिंग द पाम फील कूल, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं बेटा, वो सराउंडिंग्स से एनर्जी को लेते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, या वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, या हमारे जो पाम होते हैं ना, पाम हमारी जो हथेली होती है, हथेली से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो क्या करते हैं, एक तरह से वेपराइज हो जाते हैं। और जो जब हमारे हथेली से बेटा एनर्जी को ले लेंगे तो उसका मतलब हमारी हथेली क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको होता है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, सनी डेज यानी कि गर्मियों के टाइम पे हम पानी का छिड़काव करते छत के ऊपर या ग्राउंड पे, है ना, ताकि क्या हो, बिकॉज ऑफ द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर हैज टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो आपका ठंडा हो जाएगा सरफेस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा देखो आगे क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, समर में हम कॉटन की क्लोथ्स क्यों पहनते हैं बेटा, आपको पता है कॉटन की क्लोथ्स क्या करते हैं, जब हमें पसीना आता है तो वो क्या करता है, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, देखो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, ठीक है। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि लैटेंट हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो इतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से, तो बॉडी से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करते हैं, वाटर जो हमारी बॉडी से निकला है उसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और वापस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना बेटा गर्मियों के टाइम पे, आपको मना किया जाता है डार्क क्लोथ्स पहनने के लिए, मना किया जाता है गर्मी में, क्योंकि डार्क कपड़े क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और आपकी बॉडी को गर्म कर देंगे, ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। सेम आपका डेजर्ट कूलर्स के केस में भी होता है, सेम आपका क्या होता है, आपका उसमें भी होता है, क्या नाम है, मटके के केस में भी होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, आपने देखा बेटा जब भी आप देखो बेटा, देखो बेटा, वाई डू बी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, आप देखो बेटा जब आपने एक ग्लास में ठंडा पानी रखा है तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसके आसपास क्या होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आप देखोगे ना, अगर आपने ठंडा पानी फ्रिज से निकाला है, अब उसको कभी बाहर रखना, तो आप देखोगे कि उस बोतल के आसपास क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, होता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है ना बेटा आपका, उसको वो कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। ऐसा नहीं कि उसमें से इसमें कुछ होल्स वगैरह हैं जिससे पानी बाहर आ रहा है बोतल्स में से, नहीं, ठीक है। तो वो कहता है आसपास के जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स प्रेजेंट है वो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब बेटा बात सुनो, देखो आगे सुनते हैं क्वेश्चंस की बात। देखो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखना आपने खुद ही बेटा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन द हॉट राइड, देखो बेटा डेजर्ट कूलर जो होते हैं हमारे, वो गर्मियों में हमें जो ठंडी हवा क्यों देते हैं, देखो बेटा सिंपल सी बात है, वही चीज़ देखो बेटा आपको पता है, जो उसकी अगर डेजर्ट कूलर की हम बात करें, जो उसमें आप घास यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप उसमें जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, पार्टिकल्स, देखो वो क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसके सरफेस पे वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, एक तरह से एवापोरेट हो जाता है, और एवापोरेट होने के बाद हमारे जो है उसको जो आपकी कहते हैं जो घास वगैरह लगी होती है उसको क्या करता है, गर्म कर ठंडा कर देता है, सॉरी ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अंदर ठंडी हवा फेंकता है, ठीक है। बाकी बेटा जो अगर आप चाहते हैं इसके मैं क्वेश्चंस का पूरा
डिटेल में इसका आंसर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डिटेल में इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। देखो हाउ डज द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर डे। तो कह रहा है कि बेटा जो आपको मटके का पानी होता है ठंडा कैसे होता है। देखो आपको पता है मटके की अगर बात करें तो मटके में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके सरफेस पे जो पानी होता है वो इवोपोरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इवोपोरेट होने से वैसे क्या होता है वो एनर्जी ले लेता है मटके की, तो मटका हो गया अब ठंडा, तो जिसके वजह से उसके अंदर का पानी भी क्या होता है ठंडा हो जाता है, ठीक है। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड वैन वी पुट सम एस्टोन और पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। जब आपको मैंने रीजन बता देते पहले, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है हमारे पाम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वेपराइज हो जाता है आपका, ठीक है। ये कह रहा है कि वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन। आपको कह रहा है कि जो आपकी प्लेट होती है ना बेटा, प्लेट में आप जो है चाय या आपकी जो दूध होता है उसको पीना बड़ा आसान होता है आपके लिए, क्यों? क्योंकि इवापोरेशन आपको बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है आपका, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। समर में हमें कौन सा कपड़े पहनने चाहिए बेटा? कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ताकि वो क्या रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके आपके स्वेट को, ठीक है बच्चे। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो आई होप बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। इन केस अगर बेटा आपको कोई भी क्वेरी तो मुझे जरूर बताएंगे आप, ठीक है। देखो बेटा मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ओके। और देखिए बच्चे, देखो बेटा सॉल्यूशंस इसके आप खुद ही लिखेंगे, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर। देखो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना बेटा सेल्सियस स्केल में। तो आपको पता है बेटा कैल्विन से जब सेल्सियस में जाते हो तो क्या करना पड़ता है आपको 273 को आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी आप 273 को माइनस करेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है जी। अगर आपको बेटा कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करना तो आपने क्या करना 273 को आपने ऐड कर देना इसके साथ, तो यू विल गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा कि आपको रीजन बताना है कि नैपथिन वॉल्स आपकी जो है डिसअपियर हो जाती है टाइम के साथ साथ विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू द सब्लिमेशन, द प्रोसेस सब्लिमेशन, बिकॉज वो डायरेक्टली जो होता है आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आपको पता है परफ्यूम की स्मेल आपको बहुत दूर तक आपको पता चल जाती है, क्यों? बिकॉज क्यों होता है बेटा आपका ऐसा? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है, डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैस, ठीक है। गैस में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब क्या बेटा आपको अरेंज करना है फॉलोइंग सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द पार्टिकल। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा शुगर में, देन आपका होगा वाटर में, देन आपका होगा ऑक्सीजन में। यानी कि सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आपका वाटर, देन आपका शुगर आएगा, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका, ठीक है। फिजिकल स्टेट बतानी बेटा वाटर की। देखो 25 डिग्री सेल्सियस वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है जी। 100 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा बेटा वो आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में बेटा वेपर्स में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है आपको, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस में बेटा आपको क्या होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है आपका, और लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट होएगा जब मेल्ट उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ओके बेटा समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है बेटा? आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, क्यों? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है बेटा रूम टेम्परेचर जो होता है आपका लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और आपको पता है इस टेम्परेचर पे जो वाटर हमारा होता है वो किस फॉर्म में मिलता है बेटा? आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, दैट्स वाई, ठीक है। दूसरी बात, एल्मीरा जो आपके सॉलिड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर, बिकॉज आपको पता है रूम टेम्परेचर इतना होता है 25 से इतने बीच में, तो आपको पता है कि जो एल्मीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन एल्मीरा इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है बेटा, ठीक है। आगे सुन लो, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखो बेटा क्या करें कि जो हमारा 273 केल्विन पे जो हमारी क्या कहते हैं आइस है वो मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग में दैन वाटर। बिकॉज क्यों होता है ऐसा बेटा? क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर में लैटेंट हीट छुपी होती है बेटा आपके, है ना, ऑफ फ्यूजन होता है आपका, दैट्स वाई, ठीक है बच्चे, लैटेंट ऑफ फ्यूजन की वजह से आपका। अच्छा अब कह रहे हैं बेटा विच प्रोड्यूस मोर सेवर वंस बॉइलिंग वाटर या स्टीम। बताइए कौन ज़्यादा आपको जलाएगा? आपको पता है बेटा स्टीम जलाएगी। स्टीम क्यों जलाएगी? क्योंकि स्टीम के अंदर बेटा क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी होती है ना, क्या होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ना, लैटेंट हीट
ऑफ वेपराइजेशन होता है ना बेटा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूज़ करती है वो प्रेजेंट होती है। दैट्स इट। अब सुनो बेटा आगे 9th क्वेश्चन। ये तो बेटा आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बताना ABCDF बताना है आपको। देखो सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो आपको पता है फ्यूजन होगा, ठीक है। ये आप देख लेना बेटा, इसके बारे में आपको मैंने पहले फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेटा चैप्टर नंबर 1 डीपली समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आपको इंटेक्स क्वेश्चन या एक्सेस क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट मैं आपको उसका एक्चुअल में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप उसको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।